बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक है फंजाई। ये आपकी यूनिट 3 का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। हिंदी में इन्हें कवक बोलते हैं और इंग्लिश में फंजाई। बारिश के बाद आपने ज़रूर ऐसी स्ट्रक्चर्स आपके गार्डन वगैरह में या पेड़ों के नीचे ज़रूर देखी होंगी। ठीक है, ये आपके मशरूम्स भी कहलाते हैं। इनका जो ये ऊपर वाला पार्ट है, एक्चुअली ये फंगस का फ्रूटिंग बॉडी है। मेन इसका जो बॉडी होती है वो मिट्टी के अंदर होती है। ये यहाँ पर यदि हम इसको निकालेंगे तो माइक्रोस्कोप से आप केवल इसको देख सकते हैं। बहुत ही पतले धागे जैसी संरचनाएं होती हैं और इन्हें बोलते हैं माइसीलियम या कवक जाल। ये माइक्रोस्कोपिक होती है और केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। पतले पतले ऐसे धागे होते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ये माइसीलियम ऐसा होता है। ठीक है, और इसी में इसका पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट तो रहेगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म, राइबोसोम सब रहेंगे। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। राइट, एक धागे को बोलते हैं हाइफा और पूरे जो बहुत सारे धागे जब मिल जाते हैं तो उसे माइसीलियम में कवक जाल। ठीक है, मतलब एक धागा कवक तंतु और बहुत सारे धागे कवक जाल। जैसे ये एक धागा कहीं पर पड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे कवक तंतु, लेकिन यहीं पर और कवक तंतु और बहुत सारे कवक तंतु आ जाएंगे तो इन सभी को हम एक साथ बोलेंगे कवक जाल। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल कवक का हम देख लेते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है राइजोपस। ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। यदि आप कभी ब्रेड आपकी बाहर रखी रह जाएगी या डस्टबिन में पड़ी रहेगी तो आप देखेंगे उस पर काले काले डॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो काले डॉट किसके कारण आते हैं? ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये तो समझाने के लिए बनाया गया है। बाकी ब्रेड में आपको यहाँ पर ऐसे काले काले धब्बे दिखाई देंगे। ठीक है, यदि आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको फिर ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ऐसे आप सिंपली आपको डॉट डॉट बस दिखेंगे, आप उसकी स्ट्रक्चर नहीं समझ सकते। लेकिन यदि हम उसे माइक्रोस्कोप से उस धागे को निकाल कर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ऊपर वाले जो हैं ये हैं इसके फ्रूटिंग बॉडी या एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और नीचे जो है कवक जाल है उसका माइसीलियम। ठीक है, तो ये हुआ जनरल फंगस के बारे में। अब हम इसके थोड़े डिटेल्स देखते हैं। अब आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो ये नोट्स हैं इसके। कवक क्या होते हैं? सबसे पहले आप बताइए कि कवक ऐसे यूकैरियोटिक अहरितलवकीय मतलब बगैर क्लोरोफिल वाले तथा परपोषी जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि मृत कार्बनिक पदार्थों अथवा अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि ब्रेड एक प्रकार से मृत कार्बनिक पदार्थ आप मान सकते हैं, तो उससे अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल है नहीं। और ये यूकैरियोटिक होते हैं मतलब बैक्टीरिया से अलग हैं, और इनके शरीर थैलस प्रकार का होता है क्योंकि इसमें कुछ और स्ट्रक्चर रूट स्टेम लीव्स कुछ होती नहीं है, और उन्हें हम बोलते हैं हाइफा। इनका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। फिर ये उदाहरण दिए हैं। फिर कवकों के सामान्य लक्षण यदि आता है एग्जाम में तो आप इस तरह से दीजिए। पहला, यूकैरियोटिक प्रकृति, क्लोरोफिल का अभाव। यूकैरियोटिक प्रकृति में आप लिखेंगे कि इनमें वास्तविक केंद्रक पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि कोशिकांग इनमें पाए जाते हैं। ये क्लोरोफिल का अभाव होता है इसलिए भोजन नहीं बना सकते, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। फिर थैलस है ना, जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता इसलिए इसको थैलस कहा जाता है। और इनकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कहलाती हैं हाइफा और माइसीलियम। हाइफा के प्रकार, दो प्रकार का हाइफा इसमें हो सकता है, सेप्टेट और एसेप्टेट। सेप्टेट मतलब कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। सेप्टेट मतलब ये इस तरह से, ये माइसीलियम सेप्टेट होगा और यहाँ अंदर न्यूक्लियस होंगे। ठीक है,
और एसेप्टेट, ये एसेप्टेट है, डायग्राम बनाने की उतनी ही है इसमें, ठीक है। एसेप्टेट में अंदर न्यूक्लियस बहुत सारे बना दीजिए इस तरह से। फिर जाओ आप, एग्जाम्पल भी दिए हैं, सेप्टेट में पेनिसिलियम, एसेप्टेट में राइजोपस। फिर कोशिका भित्ति कार्टिन एवं फंगल सेलुलोज की बनी होती है। पोषण बताएंगे आप, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं ये अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकते, तो या तो मृतोपजीवी होंगे जैसे राइजोपस म्यूकर, या परजीवी होंगे जैसे पक्सिनिया अस्टिलागो, पौधों पर बीमारी करते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अथवा ये सहजीवी भी हो सकते हैं, लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन एल्गी और फंजाई के मिलने से बनते हैं, ठीक है। और माइकोराइजा हायर प्लांट्स की रूट्स में जब फंगस ग्रोथ करती है तो उसे माइकोराइजा बोलते हैं। फिर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टोरेज मटेरियल, जहाँ एल्गी में स्टार्च होता है और दूसरे पदार्थ होते हैं, वहीं इनमें जो एनिमल्स वाला ग्लाइकोजन होता है वो इनमें रिजर्व फूड होता है, जिसका उपयोग ये जब भोजन उपस्थित नहीं होता तब करते हैं। आवास, नम, अंधेरी एवं गर्म स्थानों में मिट्टी, लकड़ी, चमड़ा भोजन आदि पर पाए जाते हैं। उसके बाद आप बताएंगे इनमें प्रजनन, कवकों में प्रजनन कैसा कितने प्रकार का। पहले वेजिटेटिव देखते हैं हम। वेजिटेटिव मुख्य रूप से फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है जैसे राइजोपस। फिर बडिंग के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यह मान लीजिए ईस्ट है, न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर बड बनेगी छोटी सी ऐसा, और फिर बड ग्रोथ करती चली जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ से 1 से 2 ईस्ट बन जाते हैं। बाइनरी फिजन, ये भी ईस्ट में होता है। इतना 3 दे देंगे काफ़ी है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है। स्पोर्स के प्रकार दे दीजिए, स्पोरेंजियोस्पोर्स, इस तरह से देखिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय यदि ये माइसीलियम है जैसे, ठीक है, तो माइसीलियम ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है और इसमें ऊपर कुछ ऐसी गोल संरचनाएं बन जाती हैं। इन गोल संरचनाओं के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं है। इन्हें बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये स्पोरेंजिया कहलाती हैं। और ये स्पोरेंजियोफोर, एक डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको। और अभी डायग्राम दिखाने से पहले ये समझ लीजिए कि स्पोरेंजियोस्पोर्स 2 प्रकार के होंगे। यदि उनमें फ्लैजेला हैं तो उन्हें बोलते हैं जूस्पोर्स, और फ्लैजेला नहीं होंगे तो एप्लेनोस्पोर्स। जूस्पोर्स जो जिनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, ये जल में पाए जाने वाले जो कवक होते हैं उनमें बनते हैं। फिर आ जाओ कोनिडिया पर। कोनिडिया कैसे बनते हैं, ये मान लीजिए फंगस ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, फिर यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं। ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बन रहे, इनको बोलते हैं कोनिडियो स्पोर्स। जैसे पेनिसिलियम, एस्परजिलस, और वो जो स्पोर्स बने कोनिडिया कहलाएंगे। क्लेमाइडोस्पोर्स से भी होता है, मोटी भित्ति वालों को क्लेमाइडोस्पोर्स बोलते हैं। फिर इतना पर्याप्त है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी मेथड्स होती हैं, लेकिन उन सभी मेथड्स में 3 चीज़ें कॉमन होती हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। और इनके बारे में दे दीजिए। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मो मतलब उनके प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म का मिलना। कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है। कैरियोगेमी, गेमी मतलब मिलना, तो 2 केंद्रकों का मिलना, इससे डिप्लॉयड केंद्रक बनता है। और फिर अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और नए बीजाणु बनते हैं। तो फंगस जो है वो हैप्लॉयड होता है, मैन जो आप देखते हो, ठीक है। रिप्रोडक्शन के समय जब जाइगोट बनेगा तो फिर उसमें फिर मियोसिस हो जाएगी और फिर आपका फंगस दोबारा बन जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियाँ, ये इतना आप लिख सकते हैं चाहें तो। यदि बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है तो आइसोगेमी, दोनों समान गैमीट्स मिलने चाहिए। एनाइसोगेमी, असमान युग्मक। ऊगेमी में बड़ा स्थिर मादा युग्मक एवं छोटा नर युग्मक। गैमीटेंजियल कॉपुलेशन होता है। सोमेटोगेमी होती है। ऐसी बहुत सारी मेथड्स इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पाई जाती हैं। थैंक यू।